हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए एक नए मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथी, जैसा कि जानते हैं, अगले महीने से एमटीएस और हवलदार पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अब आप सभी के बीच में नए नए मॉडल पेपर आना स्टार्ट हो चुका है, वो भी साथी एडीक्यूटी के द्वारा। इस बार आप सभी का पेपर नई कंपनी एडीक्यूटी के द्वारा लिया जाएगा। तो वो साथी अपने साइट पर नए नए क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। तो उन्हीं का आज की इस क्लास में हम लोग एक मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। देख लीजिए साथी, किस लेवल का किस टाइप के क्वेश्चन आप सभी से एडीक्यूटी के द्वारा आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी साथी चारों विषय के। जो आपके एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम है उनके 4 विषय हैं। एक तो जीके है, एक इंग्लिश है, जो कि मेन आपका जीके इंग्लिश है, जो कि जीके से 25 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएगा, मैथ से 20 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएगा। लेकिन साथी, जो मैथ रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से तो आपको केवल 12 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगा, केवल आपको पास करना रहता, जो कि आराम से सभी स्टूडेंट इसको पास कर ले जाते हैं। इससे न तो फाइनल मेरिट लिस्ट न तो रिजल्ट बनता है। जो हमारा सब कुछ होता है, जिससे हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और रिजल्ट बनता है, वो साथी जीके और इंग्लिश से बनता है। तो आज की इस क्लास में साथी टोटल 30 क्वेश्चन में से ये चारों विषय के सवाल हम देख लेंगे। आप भी देखिएगा नई कंपनी द्वारा कैसे कैसे क्वेश्चन साइट पर अपलोड किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से आप सभी के बीच में नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो ट्राई करिएगा 30 क्वेश्चन में से लगभग 25 क्वेश्चन ठीक करने का। ठीक है, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस नए मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को साथ ही हम आपको करा देंगे, तैयार करा देंगे। बस आपको ये पूरी क्लास देख लेना है। ठीक है, तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक आपका दोपहर 12:35 पे और एक शाम में 7 बजे। ओके, लास्ट में स्कोर करेंगे कि आपका चारों विषय में कितना स्कोर रहा। तो देखिए साथी, पहला प्रश्न है, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए साथी, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो साथी याद रखिएगा, ये उड़ीसा राज्य से है। यानी पहले का ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। रतवई भारत की किस जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? बताइए, रतवई भारत की किस जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, रतवई ये मेवाती जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? बताइए, उर्मिला सत्यनारायण ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो साथ ही याद रखिएगा, भरतनाट्यम की हैं। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक है? लेकिन साथी, जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी अपलोड किया जा रहा है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन, जैसे आपके प्रीवियस टीसीएस कंपनी करा रही थी ना, उसके माध्यम से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, जो कि सेम वही सब सारे क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है। ओके, बस आप सभी को हर एक टॉपिक को तैयार करना है। तो बताइए साथी, एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो भाई याद रखिएगा, वायलिन के हैं। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर ये कहाँ पर मनाया, यानी किस दिशा, यानी भारत के किस साइड में मनाया जाता है पोंगल? बताइए साथी, पोंगल, ओणम, बिहू, ये सब आप सभी को मालूम होगा, केरल, तमिलनाडु, असम। लेकिन साथी डायरेक्ट आप सभी से स्टेट नहीं पूछा है। पोंगल आमतौर पर किस साइड में मनाया जाता है? तो सर ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। 110 मीटर बाधा दौड़ में फ्लाइटों की संख्या कितनी होती है? बताइए, 110 मीटर बाधा दौड़ में फ्लाइटों की संख्या कितनी होती है? तो साथ ही याद रखिएगा, 10 फ्लाइटों की संख्या होती है। ओके, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस ये नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो साथ ही याद रखिएगा अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? बताइए साथी, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 22 मई को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? एक एक ऐसे क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है ना, लगता है कभी स्टूडेंट वो सॉल्व पढ़ा ही नहीं होगा। जैसे बिनिया जलप्रपात बताइए भारत के किस स्टेट में स्थित है? तो ये मेरे दोस्त ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथ ही याद रखिएगा 1954 में हुई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। तो साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी यदि एसएससी एग्ज़ाम 2025 या 26 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि ये रीजनिंग का ऐसा बुक है जो कि साथी आपके तो पहले तो 2000 जो आपका 25 मार्च तक एसएससी की एग्ज़ाम हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। यहाँ तक कि साथ ही आपका सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, एमटीएस का है, एसएससी जीडी का है, दिल्ली पुलिस का, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम वाइज क्वेश्चन है। प्लस साथ ही जो एग्जाम्पल सॉल्व होता है ना वो आपका शॉर्ट ट्रिक दिया गया है। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको अनुभव होगा। इससे क्या होगा, जब आप ये बुक को पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपका 50% ऑलरेडी जो क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का वो सॉल्व करने का वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इससे याद रखिए साथी, इसमें ऐसा क्या है ना कि जैसे चैप्टर वाइज आपका होता है, चैप्टर वाइज में टाइप वाइज क्वेश्चन होता है, तो हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन जैसे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 मैंने इस बुक को देखा, उसके बाद साथ ही आपके लिए प्रीफर किया है। तो ये 2 बुक है इसमें, साथ ही 2 कॉम्बो बुक लेना है चैप्टर वाइज, जैसे हम आपको दिखाएंगे। ये चैप्टर वाइज इसका ये बुक आपको कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर इसे आप परचेस करेंगे। ओके, 2 बुक है इसमें, कॉम्बो बुक है, उसमें आपको और मिलेगा। जैसे विषय सूची आपके लिए ऐसे दिया गया है, हर एक जैसे जीडी 2013 से लेकर 2025 तक सारे क्वेश्चन है, 2000 से लेकर 2024 तक हर एक रीजनिंग का इसमें एमटीएस का सवाल दिया गया, सिलेक्शन पोस्ट का, दिल्ली पुलिस का, स्टेनोग्राफर का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, ये बुक आप सभी के पास होना चाहिए। जैसे आपका पहला चैप्टर पढ़ना है, जैसे साथ ही दिशा ज्ञान व परीक्षण पढ़ना है, तो देखिए पेज कौन सा है 68 से लेकर 77 के बीच, वहाँ जाइए पढ़िए, फिर उसका इसका प्रैक्टिस करिए। पहले थ्योरी दिया है उसको समझाया गया, फिर साथ ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ऐड किए गए हैं। तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, एक बार जरूर इसे आप परचेस करिए। ओके साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की थी? बताइए साथी, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किसमें शामिल कर लिया गया था? बताइए साथी, यानी किस योजना में शामिल किया गया था 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? बताइए, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन सी का हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो साथ ही आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि डेली हम 3 क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि साथ ही आप ये तीनों क्लास ले लेते हैं तो आप देखेंगे आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड करा रहे हैं, एग्जाम रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कोई प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के ही हिसाब से सारे क्वेश्चन लगातार हो रही हैं सुबह, दोपहर और शाम में। तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, जैसे ही क्लास आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के बीच में जाए। ओके, देखिए 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया किससे हार गए थे?
बताइए साथी। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो किससे हार गए थे? तो भाई याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी से। सुभाष चंद्र बोस जी तो क्या साथी आप बता सकते हैं कि किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो 1938 में थे ना? 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। 1938 में थे भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रीट जारी की जा सकती है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रीट जारी की जा सकती है? तो साथ ही याद रखिएगा 5 प्रकार के। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में क्या होती है? यानी साथी उसके वायु दाब में वृद्धि होती है या कमी होती, या टेम्परेचर में डिक्रीजिंग होती है या कमी होती है, या साथी भारी बारिश होती है यानी वर्षा होती है? बताइए क्या होती है भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में? तो साथ ही याद रखिएगा वायु दाब में ना कमी होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। तो अब देखिए साथी, इंग्लिश का ना ये आपके बीच जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप तैयार करेंगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा। बिल्कुल सेम यही सब टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन गिवन एज अ ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। यानी साथ यहाँ से आप सभी को एक सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में ना कहीं आपको कुछ एरर दिया गया, उसी को बताना है। जैसे देखिए, द फॉर्म कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड व्हेन द टाइगर अटैक्ड। बताइए साथी, जब बाघ ने हमला किया तो मवेशी खेत में चर रहे थे। तो साथी यहाँ पे सेंटेंस पढ़िए ध्यान से, द फॉर्म कैटल, यानी साथी कैटल क्या होते हैं पहले आप ही बताइए साथी। कैटल जो होते हैं यानी मवेशी, वो क्या होता है साथी? प्लूरल होते हैं, यानी साथी बहुवचन होते हैं। तो आपने कभी बहुवचन के साथ साथी एक वचन का प्रयोग देखा है? यानी सिंगुलर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, देखा है? नहीं। कैटल यदि साथी बहुवचन है तो इसके साथ इज कैसे लगा? इसके साथ तो आर लगना चाहिए, क्योंकि साथी देखिए ध्यान से देखिए, इस ग्रेजिंग क्या है? एक के साथ ही बहुवचन संज्ञा है, इसलिए भाई जो क्रिया होगा वो क्या होगा? इज की जगह क्या होगा? आर ग्रेजिंग होना चाहिए। क्यों साथी? यदि राइट यदि सेंटेंस हम देखें तो कैसे बनेगा? द फॉर्म कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड व्हेन द टाइगर अटैक्ड। क्योंकि साथी जो कैटल है ना एक प्रकार का बहुवचन संज्ञा है, तो इसलिए भाई क्रिया भी क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, न कि साथी इज होना चाहिए। यदि सिंगुलर रहता तो भाई ये आपका क्रिया इज लग जाता, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे कैटल क्या होता है? बहुवचन होता है। तो बहुवचन के लिए हमेशा आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यही क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन, यही एरर है मेरे दोस्त, याद रखिए। फिर साथ यदि भूतकाल में रहता तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग कर लेते हैं, वर ग्रेजिंग। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इच की जगह आर होगा, है ना साथी? क्योंकि कैटल एक बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ब्लंट का बताइए साथी पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। जैसे साथी ब्लंट का आप देखें ना तो कुंद होता है, बहुत तेज होता है, और जैसे शार्प, डायरेक्ट, डल, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इनसेंसिटिव होगा मेरे दोस्त। क्या? इनसेंसिटिव होगा। एडवेंचरस का मतलब क्या होता है साथी? साहसी होता है। राउडी मतलब बहुत ही उग्र, खतरनाक, राउडी, राठौर। और लैक्टफुल मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। क्या है साथी? स्वादिष्ट होता है। तो ब्लंट का जो सिनोनिम्स होगा वो इनसेंसिटिव होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है? सिलेक्ट द सेंटेंस विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। भाई आप सभी को बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का यूज देखना किस ऑप्शन में है, बताइए साथी। सभी साथी बताएंगे फटाफट, क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। जैसे रितु स्लेप्ट ऑल इनटू द हिस्ट्री क्लास, इसमें क्या सही
प्रेपोजिशन की यूज हुआ है। जैसे रितु स्लेप्ट ऑल इनटू द हिस्ट्री क्लास, इसमें साथी क्या है, इसका अर्थ है कि रितु स्लेप्ट यानी सोते हुए किसी तरह कक्षा में आ गई। रितु स्लेप्ट ऑल इनटू द हिस्ट्री क्लास, इसका अर्थ जो पहला ऑप्शन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि रितु जो सो रही है वो किसी तरह से कक्षा में आ गई इतिहास के। फिर साथी ऑप्शन भी देखिए, रितु स्लेप्ट ऑल इन द हिस्ट्री, मतलब साथी रितु सोते सोते आपका समय कक्षा के भीतर ही थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह पूरी तरह कक्षा के दौरान सोती रही, ये हमें नहीं मालूम है। रितु तो भाई देखिए सोते समय कक्षा के भीतर ही थी, लेकिन जरूरी नहीं कि वह पूरी तरह कक्षा के दौरान सोती रही, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। रितु स्लेप्ट ऑल ड्यूरिंग द हिस्ट्री क्लास, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, रितु स्लेप्ट ऑल थ्रू द हिस्ट्री क्लास, मतलब साथी इसके माध्यम से यह दर्शाता है कि रितु जो है इतिहास की कक्षा के पूरे समय सोती रही और कक्षा को पढ़ाने में लगने वाले समय को पार कर गई। तो ये आपका ठीक हो जाएगा, रितु स्लेप्ट ऑल थ्रू द हिस्ट्री क्लास, यानी जो थ्रू है ना इसके माध्यम से, केवल थ्रू के माध्यम से, इसके माध्यम से यह दर्शा रहा है कि रितु इतिहास की कक्षा के पूरे समय सोती रही और भाई कक्षा को पढ़ाने में जो लगा समय ना उसको पार कर गई। तो यहीं से डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। बताइए साथी, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ये सेंटेंस दिया, ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ना, इसी में कोई ना कोई मिस्टेक होगा। जैसे देखिए, द आर्टिस्ट यूनिक एडेड अ टच ऑफ इंडिविजुअलिटी टू द पेंटिंग। इंडिविजुअलिटी का राइट स्पेलिंग क्या होता है, जो व्यक्तित्व हम विशेषता बोलते हैं, तो सर जी INDVIDIUALIT होता है इंडिविजुअलिटी। तो साथ ही यही ऑप्शन देखिए, IND इसमें भी दिया है, VI इसमें भी दिया है, DI इसमें भी दिया है, UA इसमें दिया, भाई ये भी ठीक है भाई। टू द पेंटिंग, भाई देखिए इंडिविजुअलिटी में कोई ना कोई मिस्टेक था मेरे दोस्त, इसी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक था मेरे दोस्त यार, लेकिन इसमें तो सही दिया है। तो ये चारों ऑप्शन अपने आप में भाई ठीक है, क्योंकि चारों ऑप्शन के अनुसार जितने भी स्पेलिंग है, चाहे आर्टिस्ट का देख लीजिए, चाहे इंडिविजुअलिटी का देख लीजिए, चाहे यूनिक का देख लीजिए, चाहे टेक्निक का देख लीजिए, चारों स्पेलिंग जो है ना वो अपने आप में राइट हैं। तो इसमें हम कोई ऑप्शन को नहीं मैच कर सकते हैं भाई, क्योंकि स्पेलिंग इनकरेक्टली दिया है। इसमें भी साथ ही यदि आप ध्यान से देखेंगे तो किसी में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, एरर नहीं है, सभी में सही है। टाइपिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है भाई, ओके ध्यान दीजिएगा। तो इसी में कोई मिस्टेक था मेरे दोस्त, मैंने पढ़ा था सवाल को। ओके चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब क्या होता है साथी, शत्रुता होता है, शत्रुता होता है। तो हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, हॉस्टिलिटी का भी मतलब होता है शत्रुता। और मैलिजिनिटी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, दुर्भावना। जैसे कोई दुर्भावना करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैलिग्निटी बोलते हैं, है ना साथी, दुर्भावना होता है। मैलिग्निटी मतलब फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है साथी, मित्रता। जस्ट एंटोनी मतलब अपोजिट, जैसे एनिमिटी का मतलब शत्रुता, इसका अपोजिट मित्रता यानी फ्रेंडशिप हो जाएगा। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और एंटीपैथी मतलब क्या होता है, विरोध। जैसे कोई एंटी पार्टी होता है यानी विरोधी पार्टी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पार्टी। तो एंटीपैथी मतलब विरोध। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब साथी बताइए, मुहावरा बताइए, एप्पल ऑफ वंस आई। इस मुहावरे का अर्थ क्या है पहले समझिए। एप्पल ऑफ वंस आइज मतलब कि किसी ऐसी चीज़ या व्यक्ति को संदर्भित करता है जो किसी के लिए बहुत प्रिय हो और बहुत अनमोल हो। जैसे देखिए ना, एप्पल ऑफ वन आई यानी किसी चीज़ या व्यक्ति को भाई बहुत ही अनमोल, प्रिय, बहुत ही पसंद हो। तो क्या वेरी डोसाइल होगा कि वेरी प्रीसियस, बिल्कुल वेरी प्रीसियस होगा भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लाउड थंडर द चिल्ड्रेन मेकिंग देम क्राई। मतलब साथी तेज गड़गड़ाहट ने बच्चों को क्या कर दिया, रुला दिया। क्या कर कर, फ्रेंसाइड करके यानी कल्पना करके, या फास्नेट करके यानी बंधे करके, या फेंटेड यानी बेहोश करके, या फ्राइटनेट करके यानी भयभीत करके। बिल्कुल सर जी, भयभीत करके यानी द लाउड थंडर फ्राइटनेड द चिल्ड्रेन मेकिंग देम क्राई, यानी तेज गड़गड़ाहट ने बच्चों को रुला दिया, भयभीत करके रुला दिया। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई ग्रैंड पेरेंट लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस द कंट्री साइड। क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, क्या प्रीपोजिशन की यूज करेंगे। एट द कंट्री साइड, कि ऑन द कंट्री साइड, कि ऑन टू द कंट्री साइड, कि इन द कंट्री साइड। तो सर जी माई ग्रैंड पेरेंट लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस इन द कंट्री साइड। तो इस साल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऐसे कम से कम आपके पेपर में 25 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना, तो कि बस क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप राइट आंसर दे सकते हैं। जैसे ये देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए मेरे दोस्त 25 नंबर को हल करिए। ये मैथ का सवाल है। यदि a प्लस बी का 4% a माइनस बी की 28% के बराबर है तो a रेशियो b ज्ञात करिए। चलिए साथी, इस सवाल का राइट आंसर थोड़ा सा आप दीजिए तो बताइए साथी। जैसे ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी का 4% किसके बराबर है, a माइनस बी के 28% के बराबर है। जब साथी बराबर है तो हम प्रतिशत को कैंसिल कर सकते हैं। फिर साथी 4 एकम 4, 4 सते 28 काट सकते हैं। तो यहाँ से मेरे दोस्त क्या बनेगा, a प्लस बी बराबर 7 का मल्टीप्लाई इस a माइनस बी के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a हो जाएगा माइनस 7b हो जाएगा। तो साथी b को यहाँ पर 7 माइनस 7b है तो इस b को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 7b है तो इधर लाएंगे तो 7 प्लस b हो जाएगा, 7 प्लस b हो जाएगा। फिर साथी ये ऑलरेडी इधर आपका राइट साइड में 7a है तो इधर लेफ्ट साइड के a को केवल इधर लाएंगे, इसमें प्लस है तो इधर जाकर क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो साथी यहाँ से b प्लस 7b कितना हो जाएगा, 8b हो जाएगा, 8b हो जाएगा। फिर देखिए 7a में से a को कम करेंगे 6 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से 8b बराबर 6 आ रहा है, ध्यान से दीजिएगा 8b बराबर 6 है ना साथी। यहाँ से हमारा 8b बराबर 6a निकल के आ चुका है। तो यहाँ से देखिए इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 यानी 4b बराबर 3a है ना साथी। यदि मेरे दोस्त इसका हम लोग b बाई ए के फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा 3/4। तो यदि साथी a बाई b के फॉर्म में उल्टा कर देंगे कितना होगा 4/3 यानी साथी a रेशियो b का वैल्यू 4/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा मेरे दोस्त सवाल ये था, ये बेसिक सवाल था भाई। इसमें आप सभी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। यदि किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 को। जैसे 30 छात्रों की एक कक्षा एक परीक्षा में शामिल हुई, 12 छात्रों का औसत प्राप्तांक 80 है और शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है। तो कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या है बताइए साथी। जैसे क्लास में 30 छात्रों की एक परीक्षा में शामिल हुए, यानी 30 स्टूडेंट एक कक्षा में एक परीक्षा में शामिल हैं। पहले 12 छात्रों का औसत जो प्राप्त है वो 80 है, यानी साथी पहले 12 छात्रों का औसत प्राप्त कितना 80 यानी 12×96 यानी 960 के बराबर हो जाएगा। और शेष छात्रों का औसत यानी जो पहले 30 में से 12 का तो 80 प्राप्तांक औसत है, फिर उसका शेष यानी देखिए 30 में से 12 का 80 है तो कितने बचेंगे 18 का कितना साथी 70 है। 18 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 70 है, यानी 18 7 126 ये 1260 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसको हम आपस में जोड़ देंगे। पहले ये सभी 12 स्टूडेंट का और ऑलरेडी 18 जो बचे उनका औसत कितना हो जाएगा 0 6 6 12 के 2 9 2 11 1 12 2 यानी टोटल 2220।
टोटल कितने स्टूडेंट हैं, औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। यहाँ से टोटल 2220 आया, बटे में कितने छात्र हैं, 30 है, तो यहाँ से भाग कर दिया जाए। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 का भाग 222 में देंगे तो 3 7 21 और 1 3 चौका 12, यानी साथी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल मेरे दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत। पहले 12 छात्रों का औसत प्राप्त हमने 80 निकाल लिया, फिर सवाल बोला था कि शेष छात्रों का औसत, तो शेष छात्र कैसे मिलेंगे हमें, जैसे 30 में से 12 को कम कर देंगे तो 18 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 70, तो इनका औसत 1260 है। दोनों को आपस में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2220 आ जाएगा। औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, बटे में टोटल संख्या से भाग देते हैं, तो टोटल औसत कितना आ गया साथी, 2220। तो टोटल छात्र कितने थे, 30, तो 2220 बटे में 30 तो कितना आएगा, 74 होगा। तो साथी कक्षा का औसत एवरेज कितना है, 74 है, जो किसी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे अधिक नंबर में प्रिंसिपल, रेट 4% में, टाइम 5 वर्ष के लिए, बटे में 100, डबल जीरो से कैंसिल, 25 चौका 100, 100 पंजे 500, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा साथी, यहाँ से 500, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। तो साथी देखिए, रीजनिंग की जो आज दोपहर 12:35 पे क्लास हुई, यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो टोटली साथी 20 क्वेश्चन में बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन कराया है, उसको मेरे दोस्त आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी आपके डाउट बनते हैं ना रीजनिंग, चाहे आप SSC MTS CHSL SSC GD एग्जाम की तैयारी करें, तो वो क्लास आपके लिए है, अब जरूर ज्वाइन करके उसे कंप्लीट वॉच करिए। ओके, देखिए 10, 22, 46, 94, 190, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आंसर आएगा बताइए साथी। देखिए 10 से 22, यानी 10 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 20, 20 में 2 जोड़ देगा 22, 22 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करेगा 44, 44 में 2 को जोड़ दीजिएगा तो 46 बन जाएगा, 46 में 2 में गुणा करेंगे तो 92, फिर 92 में 2 जोड़ देंगे तो 94 बन जाएगा, 94 में साथी 2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 188 आता है, 188 में फिर प्लस 2 को जोड़ दीजिएगा तो 190 बन जाएगा। तो उसी प्रकार लास्ट में क्या है 190, पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 0, 2 9 18 काट 1, 2 1 कम 2 1 3, 380, फिर 2 को जोड़ना भी है, यानी 380 प्लस 2 कितना हो जाएगा 382। तो यही तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले साथी 2 से गुणा करा, फिर 2 को जोड़ रहा है, 2 से गुणा करा है, 2 जोड़ रहा है, 2 से गुणा करा है, 2 जोड़ दे रहा है। ठीक है साथी, तो 28 का यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को 37 15 62 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और GIRTHS को 65 37 82 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो ब्राइट में केवल बी के लिए कूट क्या होगा, तो साथी ब्राइट में केवल बी के लिए कूट क्या होगा। तो साथी ध्यान से देखिए, जैसे आपका ब्राइट है BRIGHT, ये आपका 6 अक्षर है, तो अलग अलग 6 नंबर भी कोड दे रखा है, 3 7 1 5 6 2, फिर उसका देखिए GIRTHS इसमें भी 6 अक्षर है, तो 6 अलग अलग नंबर कोड दे रखा है, 6 5 3 7 8 2। हमसे केवल ब्राइट में बी का कोड पूछा है। तो साथी जब आप सभी से सिंगल वर्ड पूछता है तो आप पहला काम क्या करते हैं, देखते हैं क्या दोनों में कॉमन है। जैसे साथी हमसे केवल बी पूछा है तो हम पहले देखें क्या ब्राइट में या जो आपका GIRTHS दिया इसमें क्या बी कॉमन है, नहीं साथी, क्योंकि देखिए ब्राइट में तो बी है लेकिन जो GIRTH सेकेंड वाला दिया इसमें बी नहीं है। कॉमन रहता तो साथी हम तुरंत कोड में से जो नंबर आपका कोड हुआ है इसमें ना कोई ऐसा नंबर आता जो कि कॉमन रहता, वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन साथी कॉमन नहीं है तो आप जो सेकंड हमने आपको मेथड बताया एलिमिनेशन मेथड, जो साथी एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं वो कहाँ पर लगाते हैं, इस कोडिंग में लगाती है जो नंबर कोड हुआ इसमें। जैसे देखिए
3 आपका इसमें है, और बी जो हमसे केवल बी पूछा ना, केवल उसी में होगा जिसमें बी होगा। जैसे केवल ब्राइट में बी है तो हमारा आंसर ना जो नंबर मिलेगा साथी इसी ब्राइट में मिलेगा। ऐसा नहीं कि GIRTHS मिल जाएगा, नहीं साथी, जिसमें बी है उसी में मिलेगा। जैसे देखिए इलिमिनेशन मेथड हम लगा रहे हैं कोड में, जैसे 3 इसमें है तो 3 इसमें है, तो हमारा बी का कोड 3 नहीं होगा। फिर साथी देखिए 7 इसमें है और 7 इसमें भी है, तो बी का कोड 7 नहीं होगा। फिर देखिए दोस्त 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो 5 कोड नहीं होगा। 6 देखिए साथ ही इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो बी का कोड 6 भी नहीं होगा। तो 2 देखिए साथ ही इसमें भी है, इसमें है। तो अब ब्राइट में केवल एक नंबर बचा है, कौन, 1 बचा है, तो बी का कोड क्या होगा मेरे दोस्त, 1 होगा, जो कि यही ऑप्शन हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे ये सवाल हल होता है भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हल करिए इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 30 को। जैसे देखिए दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे साथी EMU DNT COS BPR, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। जब साथी हमने आपको बताया है अक्षरों का आपको श्रृंखला दे तो हर एक अक्षर को उठाना आपको। जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, EMU है तो पहले एक अक्षर उठाइए E, फिर DNT तो D को उठा लीजिए पहला अक्षर, COS का पहला अक्षर C उठा लीजिए, BPR का पहला अक्षर B उठा लीजिए। तुरंत इसके बाद इनका नंबरिंग कर दीजिए। जैसे E होता है 5 नंबर, D होता है 4 नंबर, C होता है 3 नंबर, B होता है 2 नंबर। देखिए 5 से 4 यानी -1, 4 से 3 यानी -1, 3 से 2 -1। तो उसी प्रकार साथ ही इस 2 में से 1 कम कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 में से 1 को कम करेंगे 1, लेकिन 1 तो हमें नंबर चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए, तो 1 पे कौन आता है, 1 आता है, ए आता है। अब साथी तुरंत जब आपने पहला अक्षर को कंप्लीट कर लिया ना, दूसरे के नंबर पे आपको ऑप्शन देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन जो कि ए से स्टार्ट हुआ है। देखिए साथी कोई ऑप्शन ए से नहीं स्टार्ट हुआ है, केवल बी ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, तो AQQ ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस यही काम आप सभी को करना है। जब अक्षरों का श्रृंखला दे पहला ही अक्षर उठाना है जो आपका श्रृंखला दिया है। ठीक है साथी, तो यहाँ से 30 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त ये फाइनली 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। अब बताइए साथी आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, बताइए साथी, ईमानदारी के साथ बताएंगे। एडीक्यूटी द्वारा जो सवाल नए नए दे रहे हैं उनमें से आपका इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूं दोस्त आपको 30 क्वेश्चन याद हुआ होगा भाई। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपने छोड़ा होगा या उसे नहीं याद किया होगा। यदि हम आप सभी से बीच में सवाल पूछ देंगे तो आप उसका राइट आंसर दे देंगे। बताइए क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, बताइए साथी। बताइए गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है, बता दीजिए इसी बात पे। गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, पहला क्वेश्चन हमने बताया था, बताइए साथी, राइट आंसर दीजिए। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन तैयार किया होगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो डेली का डेली 3 क्लास लेना है, 2 मॉडल पेपर, एक अलग सब्जेक्ट का। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है तो वो भी क्वेश्चन नंबर लिखिए, सर मुझे ये नहीं समझ में आया, तो हम उसे समझा देंगे, या नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन हम फिर से करा देंगे आपके लिए। ठीक है साथी, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं मेरे दोस्त एक और नए क्लास में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।